मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल में आपका स्वागत है। बेटा, परीक्षा आपके बिल्कुल निकट है और तैयारी आपकी बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी बच्चों। तो यहाँ पे जो मैं मैथ के बारे में आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा, और ये जो मैं बताने जाऊंगा आपको, तो ये बिल्कुल आपके नंबर जितने, यदि 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो करें, आपके 100 में से 100 नंबर 100% आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पेपर में नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये मैं आपको सबसे पहले आपको ये करना है प्यारे बच्चों, जो भी आप चैप्टर करो तो पूरे चैप्टर के सबसे पहले फॉर्मूले आप लिख लो, और लिखने के बाद में उसको ये देख लो, एक बार आप जो है उसको बिना देखे ही आप उसको लिख लेते हो। चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ना करे, सबसे पहले आप उसको फॉर्मूले को लिख लिख कर देखें, और फॉर्मूले को पूरे चैप्टर को आप माइंड मैपिंग कर लीजिए कि कैसे हमें इन फॉर्मूले को यूज करना है। जब चैप्टर आपका पूरा माइंड मैपिंग हो जाएगा तब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपकी स्पीड पर ध्यान देना है, बस फिर आपको स्पीड बढ़ानी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर करना है। तो बच्चों, आपको जो है ऐसा भी है कि एक दिन में एक चैप्टर करना है, एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं। जिसके फॉर्मूले आपके याद है तो उसमें आप एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकते हो। तो आपको जो है हर चैप्टर के फॉर्मूले लिख लेने हैं, और ऐसे ही हर चैप्टर का माइंड मैपिंग करते चले जाएंगे। और जैसे ही आप, यदि आपके 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, तो आप उसी के आप फॉर्मूले सब एक कॉपी में लिख के देख लो, तो आपको ये पता चल जाएगा आपके पूरे बुक में कितने फॉर्मूले हैं। तो इनके बुक का पूरा माइंड मैपिंग आपके दिमाग में हो जाएगा, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो अब बात रह जाएगी स्पीड की। तो स्पीड को करना है आपको अभ्यास। यदि कोई भी चैप्टर आपको लेना है, यदि मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो स्टैटिस्टिक्स में यदि आपको मीन मीडियन मोड क्वेश्चन निकालने हैं तो डेली आप एक क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का जरूर निकालें। उसमें आपको जो है, यहाँ जहाँ 1 घंटा लग रहा था फिर आप उसको आध घंटे में कर दोगे। यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं उसके बेस्ड पर जरूर एक क्वेश्चन रोज कर ले। यदि आपके थ्योरम के क्वेश्चन है तो आप एक थ्योरम जरूर रोज कर ले। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कर लो, उसकी टेबल याद कर लो, उसकी वैल्यूज याद कर लो, उसके रेशियो देख लो। और यदि हाइयर डिस्टेंस की बात है, हाइयर डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आप रोज करें तो मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित ही आपका जो है जितने नंबर आप चाहते हो इतने नंबर आपको प्राप्त होंगे। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस आपको उसको कंसेप्ट समझना है और उस फॉर्मूले का किस तरीके से यूज करना है, बस ये आपको समझना है। पोलोनोमियल्स की बात करेंगे तो पोलोनोमियल्स में क्या बात पूछना चाहता है, बस आप उसे देख लो, और पोलोनोमियल्स की जो भी आपके कंसेप्ट है, जो भी आपके डिस्क्रिमिनेशन आएगा आपका, उसी के अनुसार आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपके अच्छे से अच्छे अंक आए। अच्छे से अच्छे अंक आने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है आप हर फॉर्मूले का, हर चैप्टर का माइंड मैपिंग कर ले, और एक एक फॉर्मूला आपके याद हो जाना चाहिए जिस दिन आप पेपर करने के लिए जाए। तो क्वेश्चन मायने नहीं रखता है कि आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, नहीं, बात है स्पीड की। आपको स्पीड भी करनी है और फॉर्मूले आपको बिल्कुल सही लगे, नहीं तो वहां पर जाके फॉर्मूले क्या होता है बच्चा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, और फॉर्मूला फिर कभी इसका कभी इसमें, तो फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि फॉर्मूले के साथ ही जंग लड़ रहे हो। तो हमारे वहां फॉर्मूला सही याद नहीं होगा। जब फॉर्मूला हमारा सही याद नहीं होगा तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपका रॉन्ग हो जाएगा और वो नंबर आपका कट जाएगा, और वही सवाल आपका, वही क्वेश्चन आपका ज्यादा नंबर लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यही ध्यान करना है, फॉर्मूले आपके बिल्कुल ऑन फिंगर होने चाहिए। कोई सा भी चैप्टर आप ले लेंगे, तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा आपके सामने एक एक चैप्टर के बनाऊंगा, माइंड मैपिंग करना आपको बताऊंगा, फॉर्मूले आपको कैसे याद करना है ये बताऊंगा। तो मैं यदि आपके सामने अब ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, इनके 5 से 10 मिनट की वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेना चाहता हूँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपको माइंड मैपिंग करना है, तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही लिख लेंगे। यहाँ पे देखो, तुम अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये करने के बाद में आपको समझ लेना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि इसमें जो है कार्टेशियन प्लेन होता है, ये एक्स अक्ष ले लेंगे, फिर यहाँ पे ये, और ये इस साइड ले लेंगे हम एक्स डैश एक्सिस, और यहाँ पे ये वाई ले लेंगे, और ये वाई डैश एक्सिस हो जाएगा आपका। तो हमें पता है कि जो भी हम यहाँ पे हमारे ये 4 क्वार्टाइल आपके सामने बने हैं, 4 चतुर्थांश आपके बने हैं जो हिंदी मीडियम के, तो 1 2 3 और 4। तो जो भी एवरी क्वार्टाइल हैज 2 कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट रखता है आपका एक 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 कोऑर्डिनेट। तो यदि हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4, तो जो भी आप कोऑर्डिनेट लेंगे इसमें हम पॉइंट आउट करेंगे हम इसमें, तो उसके अपने रूल होते हैं। जैसे कि हम यदि इसको फर्स्ट को बोलते हैं तो जो भी इसके आप कोऑर्डिनेट लेंगे वो प्लस प्लस लेंगे, और इस साइड यदि हमारे यहाँ देखो एक्स डैश की तरफ आ रहे हैं तो जो एक्स की हमारी ये वैल्यू है यही माइनस होगी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेंगे दोनों की
माइनस माइनस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके थर्ड में चले जाएंगे। इसी तरीके से देखो जब इधर आ रहे तो वाई डैश लगती है, आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक्स और वाई के बीच में आपके कोऑर्डिनेट है तो मेरे प्यारे बच्चों पे प्लस प्लस के जाएंगे। और देखो ये वाई और एक्स डैश के है, जहां डैश लग जाएगा वही माइनस हो जाएगा। वाई आपका डैश नहीं है तो ये प्लस का रहेगा। देखो यदि हम एक्स डैश और वाई डैश आ रहे हैं तो प्यारे बच्चों देखो दोनों के दोनों ये माइनस के हैं आपके, एक्स डैश वाई डैश है तो दोनों माइनस के। और देखो यहाँ पे एक्स प्लस का हो रहा है, वाई डैश तो ये माइनस के है। तो इस तरीके से यदि हमारा एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है और इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ये आपको ध्यान करना है कि ओरिजिन के साथ जो कोऑर्डिनेट होंगे वे बच्चों 0 0 होंगे, याद रखना है आपको कोऑर्डिनेट का आपका 0 0। तो एक तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये कार्टेशियन प्लेन आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, आपको उसकी रटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फिर इस कार्टेशियन प्लेन में प्यारे बच्चों कहीं भी आपके 2 पॉइंट्स दे दो, चाहे इस साइड दे दो, यहाँ पे ये ए और बी दे दिया, मान लिया ये वाला एक हो गया और ये वाला बी हो गया। देखो यहाँ पे ये एक दिया है, इसका नाम रख लेता हूं मैं यहाँ पे देखो x1 y1 कोऑर्डिनेट, और दूसरे का मैं रख लेता हूँ ये वाला इधर b का, और ये x2 और y2 इस तरीके से रख लेता हूँ x1 y1 और x2 और y2। और यदि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो इस चैप्टर में एक आता है डिस्टेंस। तो आपको बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए आपके। तो डिस्टेंस तभी निकलेगी बच्चों जब आपके पास में 2 कोऑर्डिनेट अवेलेबल होंगे, वो ए पॉइंट के यदि देगा और फिर बी पॉइंट के। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से निकलेंगे, ये ए पॉइंट का था ये और ये बी पॉइंट का। और तो वो सीधा फिर हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस को हम डी से जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे। और ये इस तरीके से फिर अंडर रूट और x1 में से x2 घटावेंगे, देखो x1 माइनस x2 ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। यदि कोई बच्चा इसमें कह रहा है मेरा ध्यान नहीं आ रहा है, वो भटक जाता है, तो उसके दिमाग में ये आएगा पहले ये आएगा पहले ये आएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको x2 कर रहा है कोई बच्चा, x2 माइनस x1 कर देता है तो बस ध्यान है फिर आपको इधर से लेना है ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर होगी बात? ये यहाँ पे देखो बेटा, तो ये क्लियर हो गया आपकी बात में। तो इस तरीके से हम ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे याद रखना चाहिए। एक तो फॉर्मूला इसके बेस पर क्वेश्चन आता है। दूसरा साथियों यदि इसका यहाँ पे जो मिड पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला आता है। यहाँ पे मिड पॉइंट यदि मैं x ले लूं तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ m को यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे बच्चों मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के यदि मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे x और y ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इसे भी रटने की जरूरत नहीं होगी आपकी। ये लिख लेंगे यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखो इतने इजी वे में ये निकल जाएगा मिड पॉइंट भी। तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, तो हमारे पास में मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे फिर यदि यहाँ पे हमें निकालना है, कोई भी पॉइंट दे दिया इंटरनली कर रहा है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ले लिया इसे, देखो ये m अब की बार मिड पॉइंट ले रहा हूँ, m पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ, p पॉइंट बोलता है इसको, p ले रहा हूँ, और ये m1 m2 रेशो में ले रहा है, ये वाला ये m1 रेशो है और ये m2 रेशो ले रहा है। ये m भी ले सकता है, वो n भी ले सकता है। और तब वो पूछ रहा है इंटरनली जो है ये यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, इसमें रेशो में ये कट कर रहा है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं p पॉइंट के। तो यहाँ पे ये p पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट बताने। अब मिड पॉइंट नहीं हो गया, अभी ये इसके हो गया x y। तो यदि हमें इस तरीके से निकालना है यहाँ पे p पॉइंट के, हमें जो है कोऑर्डिनेट निकालने हैं प्यारे बच्चों, ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट if we are given ratio m ratio n दिया गया है हमारे, इसके हमारे 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं a और b। तब हम इसको क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे देखो वही x और y इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे देखो m, और यहाँ पे x2 प्लस का ये m1 दिया है मैंने नाम, तो m1 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे m2 और x1 और m1 प्लस m2। क्लियर हुई बात ये? तो ये देखो ये मैंने m1 x2 पहले लिया है, मैंने ये ध्यान रखना है इसमें m1 में आपको x1 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये आपका x वाला लिया है, इसी तरीके से हम y वाला ले लेंगे। तो m1 देखो यही y2 प्लस का m2 y1 और डिवाइडेड बाय आपका m1 प्लस m2।
तो ये देखो हमारा यदि कोई रेशो में कोई भी हमारा पॉइंट पे हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। कब? जब ये इंटरनली रेशो आते हो। ये था इंटरनली का। और यदि इसी तरीके से एक्सटर्नली आ जाए, कोई पॉइंट बाहर हो जाए, तब कैसे करेंगे? ये पॉइंट बाहर आ गया पी यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पर आ गया और ये हमारा एम रेशो हो गया पूरा यहाँ से, और इस तरीके से ये M1 हो जाएगा, M1 और M2 हो जाएगा। तो इस बाहर वाले पे क्या काम करना है? बिल्कुल जो का तो कुछ नहीं करना है। ये देखो जहाँ ये हो गया इंटरनल लिखा है, इसी तरीके से केवल माइनस का फर्क आ जाएगा। M1 वही X2 माइनस M2 X1 और डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, और यहाँ पे देखो फिर ये M1 Y2 प्लस का M2 Y1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्लियर हुई बात? ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि वो हमारा इंटरनली पॉइंट है, ये एक्सटर्नली पॉइंट है। इंटरनली में प्लस जाएगा, एक्सटर्नली में हमारा माइनस जाएगा। अब एक यदि हम पूछ लेता है भाई कोई भी हमारा, देखो यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल में हमारे तीन वर्टेक्स दिए गए हैं, ए बी और सी। वर्टेक्स के मतलब कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। यहाँ पे x1 y1 दे दिया, देखो ये हमारा x2 y2 दे दिया, ये हमारा x3 y3 दे दिया, और इसका यहाँ पे सेंट्रोइड पूछ रहा है वो। इस जो ये सेंटर है हमारा, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड का इसका पी पॉइंट हो गया आपका। तो इसको पी पॉइंट ये कैसे निकलेगा? देखो जब ये सेंट्रोइड तभी निकलेगा जब हमारे पास में 3 ये वर्टेक्स दिए होंगे। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। तो ये मैं आपको चौथा फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द, इसे बोलेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के आया कि द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 फॉर्मूले की सहायता से ही पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपके हल होंगे। तो इस तरीके से है कि मुझे कहाँ यूज करना है। अब इनमें क्या करेगा वो, कभी इसका ये जो आपका दिए हुए है ये कोऑर्डिनेट दे देगा, ये वैल्यू पूछ लेगा, ये सब छोड़ देगा, ये वाली पूछ लेगा। तो बस आपको केवल ये काम करना है, लेकिन फॉर्मूले आपके ये याद होने चाहिए। अब कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं? यदि वो फॉर्मूले का यूज करेगा इस तरीके से, देखो यदि उसने ये दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के अंतर्गत ए बी सी और डी ये 4 वर्टेक्स हो गए। तो इसका अर्थ है कि वो 4 ही यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट देगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। अब वो कहता है कि सिद्ध करना है, ये प्रूव दैट द वर्टेक्सेस आर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमें पता है कि रेक्टेंगल की यदि हम ये जानते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है इसकी जो फ्रंट की साइड होती है वो इक्वल होती है। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या काम करना है हमको, ए बी निकालना है और फिर सी डी निकालना है। और ये डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकलेगी 10 से भी डिस्टेंस का, बस ये देखना है कि ये दोनों बराबर है क्या। फिर इसी तरीके से एडी निकाल लेंगे, ये हमारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं, तो दोनों देख लेंगे ये दोनों बराबर है कि नहीं है। यदि ये बराबर हो गए और फिर इसका डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल में भी देखो यहाँ पे हमारे 2 कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, तो इसकी भी डिस्टेंस देख लेंगे और इसका भी यहाँ पे देख लेंगे हम डायगोनल। तो इस तरीके से डायगोनल भी इक्वल है और जो फ्रंट की साइड है वो भी इक्वल आ गई है। तब ये इससे प्रूव हो जाएगा कि जो वर्टेक्स दिए गए हैं 4 वे जो वर्टेक्स है वे रेक्टेंगल के। इसी तरीके से स्क्वायर के हो सकते हैं, देखो ये वाले स्क्वायर के दे देगा ए बी सी और डी, बिल्कुल वही हम डिस्टेंस निकाल लेंगे उसी, यानी कि फॉर्मूला आपका डिस्टेंस का ही लगना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, डिस्टेंस का लगना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा। इसी तरीके से हम ट्रायंगल में कर लेंगे। यदि मान लिया हमें ये दे दिया यहाँ पे, भाई ये प्रूव करना है कि हमारे 3 वर्टेक्स दे दिए ए बी और
सी, और ये प्रूव करना है कि जो ये वर्टेक्स है ये राइट ट्रायंगल के हैं। तो राइट ट्रायंगल के लिए हमें देखो ये साइड निकाल लेंगे, ए बी भी निकाल लेंगे, फिर हम ए सी भी निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे बी सी भी निकाल लेंगे। जब तीनों हम यहाँ पे निकाल लेंगे आपके सामने, तो हम ये देखेंगे कि जो बी सी का स्क्वायर है वो इन दो टू साइड्स है हमारी, वो इसके स्क्वायर के इक्वल के बराबर है कि नहीं है। देखो ये ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, यदि ये बराबर आएगा तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो है राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स है। क्लियर है बात ये? इसी तरीके से हमारा ये होगा यहाँ पे कोई सा भी ट्रायंगल दे दो भाई, ये दे दिया, मान लिया हमारा ये तीनों साइड हमारे जो इक्विलैटरल के हैं, तो इक्विलैटरल में क्या दे देगा फिर वो ए बी और सी, वो इक्विलैटरल में सारी साइड निकाल लेंगे, ये सब आपकी इक्वल आएगी। तो इसी तरीके से आ जाएगा, वो आपका दे देगा फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ये इसका भी दे देगा भाई। यहाँ पे मान लिया सर्किल दे दिया आपका, सर्किल पे यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया आपकी, दे दी डिस्टेंस को, यहाँ पे दे दिया एक्स वाई x1 y1, ये बार पॉइंट दे दिया ए, और ये कह रहा है कि इसका यहाँ पे कोई भी आपका ओरिजिन का कोई भी पॉइंट रख दिया इसने, ये यहाँ पे 0 या x रख दिया, ये दोनों दे रखे हैं, डिस्टेंस निकालनी है दोनों की, और यहाँ पे उसने कोई पॉइंट रख दिया एक्स वाई। तो इसका अर्थ है कि देखो यहाँ पे यदि हमें रेडियस निकालनी है तो पॉइंट हमारे यही है, फॉर्मूला वही लगेगा, केवल इसने जो है घुमाने के लिए कर दिया कि एक सर्किल है, उसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है ये है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर एक पॉइंट है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको यानी कि रेडियस आपको ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूला ये रहेंगे, तो आपको ये याद रखना है माइंड मैपिंग के, इन्हीं की सहायता से आपको करना है। यदि हम इतना सा देखो आपको करेंगे तो आपके जरूर क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। और भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे कि हमें एब्सिसा निकालना है या ऑर्डिनेट निकालना है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट देखना है आपको, वो बाई द वे पूछ लेता है, वो डिस्टेंस दे देगा और आपका ऑर्डिनेट दे देगा, एब्सिसा पूछ लेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से देखो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आपका चैप्टर करा दिया। इसी तरीके से साथियों नेक्स्ट करते हैं हम चैप्टर, इसको मैं साफ कर देता हूं। यदि हम दूसरा चैप्टर लेंगे आपका स्टैटिस्टिक्स, यदि हम 10वीं की 10th क्लास की बात करेंगे प्यारे बच्चों स्टैटिस्टिक्स, तो हमें एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि पूरा चैप्टर क्या, पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर में हम 3 चीज पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ द टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, और इसके अंतर्गत बेटा पढ़ते हैं हम 3 चीज, मेन, मीडियन, और तीसरे नंबर पे है आपका मोड। मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत बेटा हम 3 चीज पढ़ते हैं, मीन, मीडियन और मोड। यदि तीनों हमारे ध्यान रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, आप हल कर दोगे उसको। तो आपको जो है एक एक नंबर से मैं करता चलूंगा कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का क्या होता है, मोड का। बस ध्यान रखना है आपको डाटा का, क्योंकि यदि हमारे पास डाटा दिया गया है, ये डेटा दिया गया है हमारा, कैसे डाटे हमारे 2 तरीके से होंगे बेटे, एक तो अनग्रुप्ड और एक होगा हमारा ग्रुप्ड। ये ध्यान रखना है, डाटा यदि हमारा अनग्रुप्ड है, विदाउट फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है और विद फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, और यहां पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो यदि मैं नंबर 1 बात करूंगा बेटा मीन की, और मीन मुझे ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे तो देखो डाटा यदि अनग्रुप्ड है आपका, तो सीधी सी बात है बेटा, सिग्मा एक्स और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ लिखा होता है कहीं कहीं, या सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन होता है, और जो एन होता है वो टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा एक्स हो जाएगा आपका, या नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। यदि आपका विद फ्रीक्वेंसी है तब लगेगा फॉर्मूला आपका ये, विद फ्रीक्वेंसी में ये, राइट बेटा। अरे यदि विदाउट फ्रीक्वेंसी है तो आपको सिग्मा एक्स करना है आपका, और यहाँ पे जो टर्म्स है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स वो नीचे आ जाएगी, आप नंबर ऑफ टर्म्स विदाउट
फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसमें एफ की मल्टीप्लाई हो कर देंगे बेटा, ये सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई इसको एन भी बोल देंगे, ये एफ छूट गया था यहाँ पे। ठीक हो गया बेटा ये। अब ये तो है बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, राइट। एक होता है दूसरा मेथड एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड में क्या करना है बेटा आपको, वही एक्स बार लिखेंगे और ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन करेंगे, और यदि यहाँ पे एच कर देंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी से कोई सा भी आप एक फॉर्मूला याद रख लो, आप बस उसे ही करना है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई एच। कुछ यहाँ पर यू यूज कर लेते हैं, कुछ यू यूज कर लेंगे, यू का फिर वही अर्थ हो जाएगा आपका। एच हमारा जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है, ये ध्यान करना है। एच जो है हमारा, वेयर एच हमारा है यहाँ पे क्लास इंटरवल डिफरेंस, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है ना, वो आपको लेना है। तो एक क्वेश्चन हम बताएंगे, तो बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों है आपका, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तीनों से, तो फिर ले लेंगे मीडियन। मीडियन में देखो, यदि मैं सबसे पहले ले रहा हूं आपका अनग्रुप्ड डेटा ले रहा हूं और विदाउट फ्रीक्वेंसी, तब क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा डाटा देगा वो, उसको आपको भूलना नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेना है। ये नहीं, यदि आपने ये नहीं रखा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। और जैसे आप रख दोगे तो फिर हम देखेंगे वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि एन आपका कितना आया है। यदि यहाँ पे इफ करके लिखेंगे, यदि एन इज इक्वल टू आपका ओड है, यानी कि विषम है आपका, ओड का मतलब जो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से नहीं डिवाइड होता बेटा, वो होता है हमारा ओड। तो फॉर्मूला आपको लगाना है ये मीडियन का, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म्स, ये हमारी जो है मीडियन हो जाएगी। क्लियर, एक बात। दूसरी, यदि हमारी इफ n इज इक्वल टू हमारा आ गया इवन, जो डिविजिबल बाई 2 होता है, डिविजिबल बाई 2, मैं इधर कर रहा हूं, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये इज इक्वल टू यहाँ पे n बाई 2 टर्म्स प्लस n बाई 2 प्लस 1 th टर्म्स और डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमारे ये मीडियन निकल कर आ जाएगी। तो ये मैंने बताया ये इवन के लिए, ये बताया मैंने ओड के लिए, ये वाला। तो इसका अर्थ है कि ये जो मैं डाटा ले रहा था, ये किसके लिए किया मैंने, ये अनग्रुप्ड के लिए किया मैंने। ये क्लियर होगी बात, ये अनग्रुप्ड के लिए। तो ये आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ये विदाउट फ्रीक्वेंसी का था, ये विदाउट फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारी जो मैंने निकाला है, ये विदाउट फ्रीक्वेंसी का था, विदाउट फ्रीक्वेंसी। यदि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तब हमको ये देख लेना है। फिर बता रहा हूं एक बार, इसमें बिल्कुल भी आपको जो है किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। मीडियन हम निकालना चाहते हैं, डाटा हमारे दिए गए हैं और वे विदाउट फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स देख लेंगे। यदि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ओड है तो फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। फिर n यदि हमारा इवन है, डिविजिबल बाई 2 है, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2 टर्म्स ये। तो देखो ये मैंने कहीं के लिए लगाया, ये लगाया था बेटा मैंने विदाउट, ये हमारा डाटा यदि ये है। अब जब दूसरा जो हमारा डेटा आया विद फ्रीक्वेंसी, ये देखो बेटा डाटा हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स भी है वहां पे और फ्रीक्वेंसी भी है, विद फ्रीक्वेंसी। यदि विद फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, कम्यूटेटिव
फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। इसको शॉर्ट में बेटा CF बोलते हैं, CF बोलेंगे को इसमें हम शॉर्ट में। और S कैसे बनेगा? यदि हमारा इस तरीके से X देगा वो, फिर इस तरीके से Y ये हमारा F देगा। और यदि हम बना रहे हैं यहाँ पे CF, तो कुछ हमारे बच्चों पे CF बनाना नहीं आता इस तरीके से। यदि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, 10, 15, 20 और 25 और 30 इस तरीके से, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 है, 5 है, 10 है, फिर आपका 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है। और देखो यहाँ पे यदि आपको इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो जो फ्रीक्वेंसी दी गई इसका जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट एज पुट कर देंगे। तो एज इट एज पुट हियर 2, और फिर इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो उसको प्लस करते चले जाएंगे। 2 + 5 7, 7 + 10 17, 17 + 20 और 24 और फिर 1 25। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल आ गया n = 25। तो यहाँ पे देखना है हमारा ये n = हमारा कितना आया 25 आ गया। देखो ये अब ये देखना है हमें, ये ओड है, ये हमारा ओड आया है कि इवन आया है? तो क्या आया है हमारा ये ओड। तो ओड आने पे क्या हो गया बेटा हमारा, यही फॉर्मूले दोनों यूज करेंगे हम जब। तो देखो ओड आने पे हमारा फॉर्मूला था ये मीडियन वाला। तो यहाँ पे देखो मीडियन का मैंने ये किया है, मीडियन हुई, तो इसमें हम 25 + 1 कर देंगे बेटा, और डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 26/2, और ये हो गया हमारा 13वां टर्म्स। तो अब ये देखेंगे 13वां जो टर्म्स है हमारा वो कहाँ जा रहा है इसमें। तो ये इसमें CF में देखेंगे तो 7 से और 16 तक के यहाँ के हैं, 17 तक के, तो 13 भी इसी में कर रहा है। तो बिल्कुल बेटा जो इसके ठीक सामने जो आपकी यो टर्म्स रखी है 15, वो आपका मीडियन होगा। ये एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ा यहाँ पे, नहीं तो मैं फॉर्मूला ही बता रहा था, क्योंकि बगैर फॉर्मूले के ये इसको, क्योंकि मीन का तो सीधा डायरेक्ट है, इसका आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा कि दिखाना पड़ेगा कैसे बनेगा। तो इस तरीके से देखो हमारा ये मीडियन निकल कर आ जाएगा, बड़ा सरल सा है। अब जो मैंने डाटा बताया, अब जो आपका अनग्रुप्ड का हो चुका है किसका, मीडियन का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बच गया आपका ग्रुप्ड का। तो हम एक जब ग्रुप्ड का लेके चलते हैं, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ पे डाटा, यदि आपका ग्रुप्ड में दिया गया है विद फ्रीक्वेंसी, डाटा आपका ग्रुप्ड में दिया गया है, विद फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और हमको मीडियन ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाई F, और यहाँ पे करना पड़ेगा आपको n/2। तो यहाँ पे कैपिटल यूज कर लेते हैं बाई दफे, यदि कैपिटल करेंगे तो भी ठीक है, यदि नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो n/, कर लेता हूँ n/2 - C। तो आप कैपिटल यूज कर लो, ओके, ये कर लिया। देखो मैंने यहाँ पे n/2 - C। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, इसके बगैर आपका, अब जो वे विद फ्रीक्वेंसी वाले लिए थे मैंने, और वहां पर विदाउट लिए थे, वो अनग्रुप्ड डाटा था, तो उसके फॉर्मूले वहां पे यूज हो रहे थे, यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा यूज। फिर देख लो क्या होगा, L1 हो गया, L1 हमारी लोअर लिमिट है, ये L1 हमारी अपर लिमिट है, और L2 हमारी लोअर लिमिट है। तो कैसे होंगे ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये आपको याद रखना है, L1 प्लस यहाँ पे L2 - L1, वही देखो डिफरेंस आ गया आपका, और बाई F हो गया, और n/2 - C। अब इसको कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूँ, यदि हमें क्लास इंटरवल दी गई है, तो ये समझ लेना हमारे डाटा जो है वे आपके ग्रुप्ड डाटा है, और जहां क्लास इंटरवल देगा वो आपको, तो यहाँ पे वो F बराबर में देगा, X नहीं होगा, X हमको निकालनी पड़ेगी वो, इस तरीके से। इसकी आवश्यकता भी नहीं होती है इसमें, X की मैं हटा देता हूँ यहाँ पे तो केवल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्लास इंटरवल में यदि मैं यहाँ 0 से, देखो यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 10 से 20 ले रहा हूँ, 20 से मैं यहाँ पे 30 ले रहा हूँ, और 30 से यहाँ पे 40 ले रहा हूँ, 40 से यहाँ पे 50 ले रहा हूँ, 50 से मैं यहाँ पे 60 ले रहा हूँ, 60 से यहाँ पे 70 है, और फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपका 5, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 4 हो गया आपका, और यहाँ पे आपका 2 हो गया।
इस तरीके से आपका ये क्लास इंटरवल एफ दे दिया। तो ये मैंने बता दिया, यदि आपको मीडियन ज्ञात करना है तो आपको सी एफ निकालनी पड़ेगी। देखो ये वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो एकदम आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फिर बता रहा हूं आपको, यदि फ्रीक्वेंसी दी गई है तो मीडियन निकालने के लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, चाहे वो आपका ग्रुप डाटा में भी दिया गया हो चाहे वो अनग्रुप्ड डाटा में हो। तो यहाँ पे देखो मैं सी एफ निकाल रहा हूँ, तो सी एफ में आपको गलती नहीं करनी है। यदि आप में सी एफ में गलती हो गया तो क्वेश्चन आपका सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो सी एफ कैसे निकलेगा, वही मैंने बताया, जो फ्रीक्वेंसी है उसको फर्स्ट टर्म लेंगे, उसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे 3, और फिर 3 में आपको नेक्स्ट टर्म्स आपको प्लस करना है। तो 3 में आपका 5 मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, 8 हो गया। 8 में यहाँ पे 7 प्लस करता हूँ तो ये 15 हो गया। 15 में फिर यहाँ पे देखो इस तरीके से हम करते हैं, दिखाते हैं। 15 में फिर यहाँ 10 जोड़ देता हूँ, यहाँ पे 25 हो गया। 25 में यहाँ पे 6 जोड़ देता हूँ तो ये आपका 31 हो गया। और 31 में यहाँ पे मैं 4 जोड़ देता हूँ तो 35 हो गया। और फिर ये हो गया आपका 37। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे हमारा एन कितना आ गया, हमारा 37 आ गया। और यहाँ पे हमें बाई 2 अपनी तरफ से कर लेना है, तो ये हो गया बाई 2। अब इसको हम देखो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, ये 3 1 जा 3 और यहाँ पे हो गया 17, 3 2 8 जा 16 और ये हो गया 3 5 जा 10। तो देखो 2 1 जा 2 1 हो गया 16 17 हो गया 7 2 8 जाए और ये 5 जा, तो 18.5 आ गया हमारा। 18.5 जो आया तो हमें ये देखना है किस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में ये n/2 जा रहा है। ये देखो क्लियर है बात। ये देखो ये 18 पॉइंट किस में जा रहा है, 15 में जा रहा है कि 25 में, 25 में जा रहा है। क्लियर, यहाँ पे तो 25 का जो आपके सामने है ये वाला, तो ये आपको एफ हो जाएगा आपका, ध्यान करना है। फिर ये सावधानी बरतनी है, एफ कौन सा होगा एल कौन सा होगा, बस ये इसमें ये ध्यान करना है, बाकी तो कुछ था नहीं। फिर बता रहा हूँ 18.5 ये 25 में जा रहा है, 25 के बिल्कुल हम फ्रंट पर लेंगे, ये एफ हो गया और ये आपका L1 हो गया और ये आपका L2 हो गया। ये देखो इसकी बिल्कुल। अब जो हमारा ये 25 लाई कर रहा था, इससे ठीक ऊपर का आपका ये वाला, ये आपका C लेना है। जिसमें लाई कर रहा है वो C नहीं होगा, उससे ऊपर का जो टर्म्स होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का वो आपको C लेना है। बस आपको ये देखना है, देखो यहाँ पे L1 कितना हो गया 30, पेपर में भी ऐसे ही करना है आपको। फिर L2 लिख लेंगे 40, फिर यहाँ पे F लिख लेंगे 10 और यहाँ पे C लिख लेंगे 15। और बस आपको अब जब फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पे, वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू, वही लिखना है आपको L1 प्लस का L2 माइनस L1 और डिवाइडेड बाई F n/2 माइनस का C। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं बताया था फॉर्मूला ही आपको सब कुछ होगा। L1 यहां से देखो रखेंगे 30 प्लस का L2 माइनस L1 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई F कितना हो गया हमारा 10, n/2 कितना आया था हमारा 18.5 माइनस, और C कितना आया हमारा 15। और यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, 30 प्लस 40 में से जाके कितना होगा 10 और डिवाइडेड बाई 10। अब 18 में से 15 कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो 3.5 बच जाएगा। और देखो इससे 0 से 0 कट गया, तो 30 प्लस कितना आ गया 3.5 और ये हो गया 33.5। तो ये हमारा मीडियन आ गया। इस तरीके से अनग्रुप्ड डाटा का हम मीडियन ज्ञात कर सकते हैं। तो पेपर में आपका मीडियन निकालने को जरूर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था मीन का निकालने का, मीन का भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। तो ये इसलिए बताना पड़ेगा मीडियन का, क्योंकि थोड़ा सा ये हटके था आपका ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इसलिए बताना पड़ा आपको। तो इसको ये याद रखना। इसी तरीके से अब जब तीसरे नंबर पे है मोड का मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला। जो थर्ड आपका निकालना है बेटा, मुझे वो मोड निकालना है। मीन बता दिया मैंने, मीडियन बता दिया आपको, मोड बता दिया। तो जैसे ही बेटा मोड हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम डाटा देखेंगे। डाटा फिर वही होगा हमारा बेटा, अनग्रुप्ड होगा। कौन सा होगा बेटा, विदाउट
फ्रीक्वेंसी या विद फ्रीक्वेंसी होगा बेटा, और फिर होगा ये ग्रुप्ड डाटा। फ्रीक्वेंसी इसमें मिलती है बेटा ग्रुप्ड वाले में, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो अब जब हमें यदि हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वो अनग्रुप्ड में से आएगा, और यदि हमारा 4 या 5 नंबर का आ गया तो वो ग्रुप्ड का आएगा। तो हमें दोनों के कंसेप्ट को समझ लेना है। तो सबसे पहले बेटा वही हमें मोड ज्ञात करना है। मोड कैसे करेंगे, इस वाले के लिए ले रहा हूं मैं, ए के लिए, फर्स्ट के लिए क्या करना है बेटा, फर्स्ट के लिए तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्म्स। जिस टर्म्स की बेटा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही हमारा टर्म्स इज कॉल्ड टर्म्स। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड मोड, या दैट टर्म्स कह लो, दैट टर्म्स कॉल्ड मोड, दैट टर्म्स। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूं दैट टर्म्स बेटा। तो वो टर्म्स फॉर एग्जाम्पल बेटा, यदि मैं 5 5 5 ले लूं, 6 6 6 6 6 ले लूं, और 7 7 7 ले लिया मैंने, और फिर यहाँ पे 8 8 और 9, तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स दी गई है बेटा, हमें ये देखना है कि किस टर्म्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, किस टर्म्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 की जो फ्रीक्वेंसी है 3 है, 1 2 3। 6 की कितनी है, 1 2 3। 7 की कितनी है, 1 2 3 4। 8 की कितनी है, 1 और 2, और 9 की 1 है। तो जो नंबर जो यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्म्स, तो वो 7 की है मैक्सिमम। तो जो 7 टर्म्स है वो इसका मोड हो गया। तो मोड इज इक्वल टू हो गया बेटा यहाँ पे 7। ये हमारा आंसर है। क्लियर। दूसरा बेटा, यदि हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसने और फिर हमें मोड ज्ञात करना है बेटा, तो उसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा पहले वाला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बस हमको ये देखना है कि उसने क्या दिया। यदि उसने एक्स दे दिया बेटा, देखो ऐसे यहाँ पे ये टेबल देगा, वो इस तरीके से टेबल दे देगा। वो एक टेबल एक्स की देगा बेटा, एक एफ की देगा, और इस तरीके से यहाँ पे देखो ये कर देगा यहाँ पे 5 10 15 20 25 और 30, और यहाँ पे दे देगा आपका 7 12 और यहाँ पे 18, और यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। तो ये इसका कह रहा है कि फाइंड मोड, ये दे दिया हमारा 1 नंबर में फाइंड मोड, ये टेबल दे दी फाइंड मोड। तो बेटा बस हमें वही देखना है। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है बेटा इसमें, यहाँ पे 18। जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई उनमें मैक्सिमम है 18। तो 18 कौन सी टर्म्स है जो 18 फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी 15 है। तो यहाँ पे बेटा मोड आ जाएगा आपका 15। तो ये ध्यान करना है, कुछ बच्चे 18 ही रख देते हैं इसको, बस एकदम ये जाता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 तो मोड कितना हो गया 18। नहीं बेटा 18 मोड नहीं है। इसकी हेल्प से तो मुझे पता चलता है कि कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बार आया है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, तो 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 बार आई है, 10 की 12 बार आई है, 5 की 7 बार आई है, 20 की 7 बार आया है, 25 6 बार, 32 बार, तो यहाँ पे 15। तो ये मोड हो गया आपका 15। अब आती है बेटा ग्रुप डाटा की। तो आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी का आएगा, 5 का दो 4 का दो। तो ग्रुप का तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपको, तो उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका डाटा ग्रुप दिया है तो फॉर्मूला हमें मोड निकालना है बेटा। तो मोड निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला याद रखना है बेटा, L1 प्लस का L2 माइनस L1। तो देखो जैसा हमारे मीडियन का निकाला था, ये तो आपको जोगा तो रखना है L2 माइनस L1, और यहाँ पे F1 माइनस F0 माइनस, ये कर लो बेटा यहाँ पे F1 माइनस F0, और डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2।
याद करना है बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस F1 F0 और F2 में उलझ कर रह जाते हैं। बस फॉर्मूला सबके याद रहेगा, मैं फिर बता रहा हूं एक बार। इधर देखो बेटा, मोड इज इक्वल टू हो गया आपका L1 प्लस का L2 माइनस L1। F1 ऊपर पहले रखना है, F0 बाद में रखना है, और F1 छोटा है इसलिए इसको F को हम F1 को डबल कर देंगे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये बस हमें ये पहचानना है कि इस फॉर्मूले में L1 क्या है, L2 क्या है, F1 क्या है, F0 कौन सा होगा। बस बाकी आपको फिर से फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। मैं बताता हूं आपको कौन कौन सा होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। यदि मैं एक एग्जांपल ले लूं तो क्लियर हो जाएगा L1 कहाँ है और F1 कितना है बेटा। तो यहाँ पे वही क्लास इंटरवल ले लेंगे, क्योंकि ग्रुप डाटा जो होता है बेटा वो क्लास इंटरवल में है, जैसे मैंने बताया आपको। इस तरीके से हम ये क्लास इंटरवल ले लेंगे बेटा, और इसके पास में हम ले लेंगे यहाँ पे F। और ये यहाँ पे देखो बेटा 0 से यहाँ पे मैं ले लेता हूं 10, और 10 से ले लेता हूं 20, 20 से ले लेता हूं बेटा यहाँ पे 30, और 30 से ले लेता हूं 40, 40 से ले लेता हूं बेटा यहाँ पे 50, 50 से ले लेता हूं यहाँ पे 60, और 60 से ले लेता हूं बेटा यहाँ पे मैं 70, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से देखो बेटा वो हमारे पास में टेबल देगा, ग्रुप डेटा की टेबल देगा, क्लास इंटरवल देगा, एफ देगा। तो बस ये फॉर्मूला हमें एकदम समझ जाना है भाई, हमें मोड ज्ञात करना है। तो मोड हमें पता है कि जो मैक्सिमम नंबर होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का, उसके जो सामने टर्म्स होती है वो आपका मोड होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो बेटा देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 10 की। क्लियर करना है बेटा, 10 की देखना है। ये तो जो 10 आया है आपको यहाँ पे, इस तरीके से आपको ये F1 ले लेना है नाम, और इसके ठीक ऊपर का F0 ले लेना है, और इसके नीचे का ले लेना है आपको F2। तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। तो देख लो यहाँ पे ये F1 हो गया, F0 हो गया, और ये हमारा F2 हो गया, और इसकी ठीक सामने की जो होगी ये L1 होगी बेटा, और ये हमारी L2 होगी। एक बार फिर बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये मैक्सिमम लेनी है तो मैक्सिमम के सामने F1 क्यों ली, क्योंकि इससे पहले F से स्टार्ट करेंगे हम। F0 1 2 ये याद रख लेना, 0 1 2 इस तरीके से याद हो जाएगी, 0 1 2। ये F1 हो गया, ये 0 हो गया, ये इसके ठीक सामने की L1। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे L1 यहाँ पे लिखेंगे। L1 हमारा कितना हो गया 30, L2 कितना हो गया हमारा 40, F1 कितना हो गया हमारा 10, F0 कितना हो गया हमारा 7, F2 कितना हो गया हमारा 8। क्लियर हुई बात। अब बस इसको इस फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पे मैं इसको रख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हो गया आपका मोड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L1 कितना है मेरा, देखो 30 प्लस का, और ये 40 माइनस 30, और यहाँ पर आया देखो हमारा फिर F1 कितना है मेरा 10, और फिर F0 माइनस करेंगे 7, और डिवाइडेड बाय देखो 2F1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस का, और फिर F0 7, और ये माइनस F2 का 8। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर हुई बात ये। तो ये हो गया हमारा 30 प्लस कितना हो गया 40 में से 30 जाके 10, और यहाँ पे 10 में से 7 जाके आपका हो गया 3, और डिवाइडेड बाई 20 हो गया, ये आपका 20, और 20 माइनस 8 माइनस 7 ये 15 हो गया आपका, और यहाँ पे 30 और प्लस का ये आपका 30 हो गया, और 30 डिवाइडेड बाई कितना, इसमें से हो गया हमारा 5, और 30 प्लस इसे 5 7 जा 5 6 जा 30, ये आ गया 6, और ये हो गया आपका 36। तो इस तरीके से हमारा मोड जो आ गया वो 36 आ गया बेटा। तो ये देखो हमें यदि फॉर्मूला सही लग गया और हमको ये पहचानना आ गया तो क्वेश्चन आपका 100% ठीक होगा। और यदि उसने मोड दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मोड दिया है, इनमें से कोई सा वो नहीं दिया है, तो जहां पे मोड लाई करेगा आपको उसके ठीक सामने के L1 L2 वो मान लेने हैं। क्लियर होगी बात। तो उससे हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में मोड दिया गया है तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
एक और बताऊं मैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि मोड आपको ज्ञात करना है, वो बाय द वे रिलेशन पूछ रहे, किस किस का, मोड का, मीडियन का और आपका मीन का। तो यहाँ पे ये मोड इज इक्वल टू, यदि आपने मीडियन ज्ञात कर रखी है तो 3 मीडियन माइनस का यहाँ पे 2 मीन, ये इसका रिलेशन का क्वेश्चन होता है, आ जाता है पेपर में। यदि मीडियन ज्ञात कर लिया आपने एक ही क्वेश्चन में, मीन ज्ञात कर लिया है, तो आप मोड ज्ञात कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू हो गया 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स हम याद रख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है। स्टैटिस्टिक्स में वो भी प्रोबेबिलिटी आती है, वो चैप्टर उसमें दूसरा रख रखा है, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी लेना है। मीन, मीडियन, मोड तो मैंने फॉर्मूले मीन के बताए, मीडियन के आपके क्वेश्चन करके दिखाए, मोड के क्वेश्चन करके दिखाए। तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको जब मीन का करके दिखाता हूं तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि मीन के मैंने एग्जाम्पल नहीं बताए थे, मीन के मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो मीन का फॉर्मूला बेटा वही बता, यदि आपको केवल टर्म्स दी है तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बताया था बेटा ये। और यदि फ्रीक्वेंसी दी गई है तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ बोला था मैंने, और इसकी जगह हम एन भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, ये डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आपको क्या करना है, चाहे वो आपको क्लास इंटरवल भी दे दो तब भी आप इसका यूज कर दोगे, चाहे आपका वो फ्रीक्वेंसी दे दो और टर्म्स दे दो तब भी आप इसका यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला ऐसा है आपका, ये आपका अनग्रुप्ड में भी हो जाएगा विद फ्रीक्वेंसी में, और ये ग्रुप्ड में भी हो जाएगा, लेकिन इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मेथड। तो एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं आपको, और इसी के साथ हम फिर क्वेश्चन कर देंगे हम एजुम्ड का भी। एजुम्ड का फॉर्मूला बेटा मैं बता दूं यहाँ पे, मीन का साथ साथ में करके कर लेंगे वो भी। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। अब ये डी क्या लेंगे, डी का मैं आपको बताऊं वहां पे क्या ले लेंगे हम बेटा। तो ये आपको मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो फॉर्मूला ले रहा हूं बेटा सिग्मा एक्स का, तो आपको ये तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा करके, क्योंकि वहां पे तो नंबर ऑफ टर्म से ले लेंगे, जोड़ लेंगे उनको, डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल साधारण से। थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं, तो क्लास इंटरवल ले लेंगे बेटा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लास इंटरवल, लिख लेता हूँ क्लास इंटरवल, और यहाँ पे एफ लिख लेता हूँ। देखो 0 से 10 ले लिया बेटा वो मैंने, 10 से 20 ले लिया, 20 से 30 ले लिया बेटा, 30 से मैंने 40, 40 से 50, और 50 से यहाँ पे 60 बेटा, 60 से 70, और 70 से 80। बस इतना ही मैं ले रहा हूँ आपको। इसके सामने फ्रीक्वेंसी 3 ले लिया मैंने, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, और यहाँ पे 3 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। अब कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये हमारा एफ हो गया। तो बेटे हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें एक्स ज्ञात कर लेंगे, ये हमको ध्यान करना है बेटा एक्स। अब ये एक्स कहां से आएगा बेटा, ये एक्स, क्योंकि टर्म्स होना हमारे पास में जरूरी है। क्लास इंटरवल से बेटा हमें टर्म्स ज्ञात करेंगे, क्योंकि टर्म्स देखो फॉर्मूला है यहाँ पे एफ एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्म्स चाहिए, तो टर्म्स निकल गई हमारी क्लास इंटरवल से। तो 0 और 10 को हम यहाँ पे दोनों को, ये हमारी मैंने बताई थी अपर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, और ये आपकी लोअर लिमिट है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, उसको हाफ कर देंगे, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम 10 20 प्लस 30 इन्हें जोड़ेंगे, और यहाँ पे इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो देखो 30 हो गया, ये 15 हो गया। तो हम ऐसे तो बार बार करते नहीं चले, बस तुम यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना है, 10 का डिफरेंस है। अब 10 का इसमें बिल्कुल आता चला जाएगा, 5 में 10 कर दो 15, 15 में 10 प्लस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 25, 25 में करेंगे 35, 35 में 45, और ये कितना हो गया आपका 55, ये आपका 65, और ये कितना हो गया 75। तो इस तरीके से 75 आ गया। ये बिल्कुल मैं ऐसा कर लूँ जिससे हमें ये लगने लगे ये बिल्कुल इसकी ठीक सीध में है बेटा, देखो ये, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट आ सकता है। ये देखो क्लियर हो गया बेटा। अब देखो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है बस, ये रहा
इस तरीके से f की और x की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 5 का करेंगे यहाँ पे 15, इसी तरीके से 15 4 जा यहाँ पे करेंगे हम 60, फिर इसमें करेंगे 125, फिर इसमें करेंगे 8 5 जा 10, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 हो गया आपका 28, इसी तरीके से इसमें करेंगे 45 0 हो गया, फिर इसमें करेंगे 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, 33 हो गया, और फिर इसमें करेंगे 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 190, और फिर 2 की इसमें करेंगे 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 हो गया 15। ठीक हो गया बेटा, ये इस तरीके से हम याद कर लेंगे। और ये होने के बाद में फिर देखो यहाँ पे n इक्वल टू देख लेंगे कितना हो गया, और इसका जब इसका हम टोटल करेंगे तो इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है बेटा यहाँ पे ऐड पूरे के पूरे की टर्म्स का, जितनी भी टर्म्स दी गई उन सबका टोटल। तो ये हो गया, और ये एफ एक्स लिख देंगे, यानी कि जो हमने मल्टीप्लाई करी थी उसका टोटल, तो ये एफ एक्स हो जाएगा। इक्वल टू लिख लेंगे, सबको इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ देंगे। कितनी होगी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ेंगे 3 और प्लस 4 7, 7 और प्लस आपका हो गया 12, 12 और प्लस हो गया 20, ये हो गया आपका 30, ये 36 हो गया, और 36 39 हो गया, और 39 से हो गया आपका ये 41। अब इसको जोड़ेंगे, देखो बेटा यहाँ पे 5 5 10 हो गया, और 10 और 5 15, 1 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 18, 18 और 5 आपका 23, 23 और 3 आपका 26, 26 और 9 आपका हो गया 35, और 35 हो गया आपका 5 44, 4 और ये 5 और 6 7, 7 और ये आपका 11, 11 हो गया आपका 14, और ये आपका 15 और ये 16। तो इस तरीके से देखो 1605। तो बेटा सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यदि हमें मीन ज्ञात करना है बेटा आपको, देखो फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यहाँ से रख देंगे बेटा ये 1605 और डिवाइडेड बाई 41। जो भी इसे सोल्व करके आएगा बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आप इसे सोल्व करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आई बेटा एज्यूम्ड मेथड की, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मेथड, ये वाला एज्यूम्ड मेथड। अब एज्यूम्ड मेथड में देखो ये नहीं लेना है आपको, ये वाला। तो यहाँ पे मैं इधर रख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे डी देखो, यहाँ पे डायरेक्ट ये डी, ये मैं यहाँ पे डी आ गया। इसको भी जब ये समझ लो ये यहाँ पे है नहीं, ये इसके लिए फिनिश हो गया। अब जब हमें डी लिया है तो एज्यूम्ड का मतलब जो बीच की हमारी टर्म्स है मैं उसको यहाँ पे ए मान लेता हूँ, उसका एज्यूम्ड मान लिया मैंने। जो ये ए है इसका एज्यूम्ड मान लिया। इसके ठीक सामने हम बेटा यहाँ पे 0 रख देंगे। ये देखो ये तो इसकी सीध का था, इसके सामने मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। क्लियर होगी बेटे। और इस तरीके से हम रखते चले जाएंगे। यहाँ पे ये d बराबर यहाँ पे लिखा है मैंने x माइनस का a, और डिवाइडेड बाय कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे h कर लेता हूँ, जो यू h है इसको h को यहाँ पे कर लेंगे डिवाइडेड बाय, यानी कि h कितना हमारा देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, देखो इसको ऊपर करते चले गए, इसके ऊपर करते चले जाओ बेटा मैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे तुम्हें प्लस के करने हैं। इसकी ठीक सीध का हो गया 1 2 और यहाँ पे 3 और ये 4। अब ये आपका होंगे कैसा आएगा, अब जरा देखो यहाँ पे करके देखो 15 में से यहाँ पे 15 यहाँ पे ये रखो 45, तो 45 रखा, 45 में से माइनस करो ये 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 40। अब 40 को आप 10 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। समझ में आएगा। लेकिन आपको ये है कि ये नहीं सोचना है, क्या सोचना है आपको, ये रख दिया मैंने 45, इसके में बिल्कुल डायरेक्टली इसके सामने 0 रखो, ऊपर से कुछ ना देखे ही 1 2 3 4 5 6 आप कर सकते हो, और इसके नीचे यहाँ पे -1 -2 और -3। क्लियर होगी बात। संख्या इसलिए लिखी है क्योंकि ये इसको डिवाइड जब करेंगे यू एच इसको डिवाइड करके, यहाँ 40 था तो 10 ने देखो इसने यहाँ पे ये 5 ने डिवाइड किया, क्योंकि इनका उसने 10 ने डिवाइड करा, क्योंकि 10 10 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस इसको करता चले जाएगा। नहीं तो यहाँ 40 था या 30 था 20 था, यहाँ 10 था, वो उसको काट देगा। अब बस आपको क्या करना